अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज बहुत सिंपल है सर। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन का पार्ट भी नहीं है। इवन दो मान लो एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, दैट इज मिस्टर राम, और एक व्यक्ति है, दैट इज मिस्टर मोहन, और इसने एक एसेट्स ले रखा है, इसने एक एसेट्स लिया हुआ है, और जो मिस्टर राम को है वो उसको ये एसेट्स रेंट पे चाहिए, रेंट पे ये एसेट्स लेना चाहता है। ठीक है, रेंट पे ये एसेट्स लेना चाहते हैं। यहां पे देखा जाए दो केसेस बन सकते हैं, दोनों केसेस डिस्कस कर लेंगे। ये एसेट्स जो है रेंट पे जो लेना चाहता है, ये एसेट्स का लाइफ मैं बता देता हूं। यहां पे लाइफ मान लो 10 ईयर है, लेकिन ये कहता है कि मुझे जो एसेट्स लेना चाहता है ये वो मात्र 4 ईयर के लिए लेना चाहता है। ठीक है, तो ये लीज के टर्म्स है। तो ये क्या करेगा, इसको ये जो एसेट्स है जिसकी लाइफ 10 साल है, ये इसको उठा के दे देगा। किसको दे देगा, ये इसको उठा के ये एसेट्स दे देगा। नाउ ये एवरी ईयर इसको पेमेंट करना चालू कर देगा, दैट इज रेंट वैल्यू, जिसे हम बोलेंगे लीज, जिसको क्या बोलेंगे, लीज। अब इसके अंदर जो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, मेजरली अब हमें बात करनी है ये कौन क्या क्या रिकॉर्ड करेगा। ये जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा उसके अंदर ये लीज रेंट डेबिट करेगा अपने पी एंड एल में, और ये जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा दैट इज ये क्या करेगा, एक तो डेप्रीशिएशन डेबिट करेगा ये, और दूसरा लीज रेंट ये अपने पास क्रेडिट कर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां लीज होता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाता है जब लीज बैक हो जाता है। ऑपरेटिंग लीज में लीज बैक कर देते हैं हम। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज में लीज बैक कर देते हैं। तो ये सिंपल लीज था। अब देखो लीज बैक, सपोज करो मिस्टर राम जिसको पैसे की जरूरत है, और इसके पास एक एसेट्स है, इसके पास एक एसेट्स है, मान लेते हैं इसका घर है। ठीक है ना, घर है, और एक व्यक्ति दैट इज मिस्टर मोहन, जिसके पास खूब सारा पैसा है, जिसके पास पैसा मान लो बहुत सारा है, पैसे की कमी नहीं है, मान लेते हैं पैसे की कमी नहीं है, खूब सारा इसके पास पैसा है। ठीक है, पैसे की जरूरत इसको है। अब जनरली ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि कहां हम पैसे लगाएं जिससे हमारी कमाई हो जाए। और पैसे लगाने का मतलब ये पैसे को लाख रुपए लगा के पैसे को 1,10,000 करना चाह रहा है। इसका ये इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको खरीद लूं एसेट्स को। कभी एसेट्स को खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता जनरली। आप जब अगर आपने खरीद के रख लिया तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको खरीदने के बाद रेट बढ़ने के बाद बेचना भी पड़ेगा, तभी वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके रुपए को बढ़ाना है आपको। ठीक है ना। तो अब इसने क्या देखा कि इसको घर की जरूरत है, इसने इससे बात करी और इसने अपना घर इसको बेच दिया। इसने अपना घर जो भी था, इसने अपना घर इसको बेच दिया, अपना घर।
अपना घर इसको बेच दिया। सपोज करते हैं इसने अपना घर बेच दिया 50 लाख में, ठीक है। नाउ जो इसका घर था, अब इसने खरीद लिया 50 लाख में, इसे 50 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। अब इसकी जरूरत जो भी थी पेमेंट की, पैसे की, वो पूरी होने लगी क्योंकि इसके पास 50 लाख आ गया। दोबारा से राम मोहन से बात करता है कि एक काम करो, ये जो एसेट्स है मुझे लीज पे चाहिए अब। यानी पहले तो ये एसेट्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। यानी ये कौन हो गया, बायर, ठीक है। और ये कौन हो गया, सेलर हो गया, ठीक है। नाउ जो सेलर है जिसने एसेट्स को बेचा है, अब यही क्या डिमांड करता है कि भाई मुझे ये वाला एसेट्स किराए पे दे दो मुझे, क्योंकि मैं इकट्ठा मेरे पास 50 लाख आ गए और आपको जो भी रेंटल वैल्यू होगा वो मैं दूंगा धीरे धीरे करके, और शायद हो भी सकता है कि मैं कुछ दिनों बाद आपसे ये एसेट्स खरीद लूं। तो इस व्यक्ति को इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा मैंने लगाए हैं 50 लाख, इसको दे देते हैं हम 10 साल के लिए किराए पे, या 50 साल के लिए, 20 साल, जो भी लीज का टर्म्स रहा, किराए पे दे देते हैं। एक तो मेरे पास किराया आ जाएगा, मान लेते हैं कि 10 साल के लिए दे देते हैं इसको, तो 10 साल के लिए इसको दे देते हैं और हर साल का किराया 6 लाख रुपए इससे बोल देते हैं। तो यानी ये 10 सालों में इसको पैसे मिल जाएंगे कितने, 60 लाख रुपए। और फाइनली लास्ट में भी हम क्या करेंगे, ये एसेट्स इसी को दे देंगे, ले तू ही रह ले भाई घर के अंदर, कुछ ऐसा मिनिमम पेमेंट दे दे, होता है ना। घर वाली केस मैंने एग्जांपल लिया, वैसे मशीनरी का केस होगा क्योंकि घर तो भाई 10 साल बाद वैल्यू बढ़ जाएगी, जबकि मशीनरी की घट जाएगी वहां पे, तो घर वाला मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो ये कहेगा चल भाई ठीक है, तेरे को मैं 1 लाख रुपए में ये एसेट्स दे रहा हूं, तो इसके पास कितने आ गए, 61 लाख। तो इसका जो मोटिव था वो फुलफिल हो गया, इसने 50 लाख रुपए लगा के इसके कितने कमा लिए, 60 61, यानी 11 लाख रुपए कमा लिए इसने, और इसका भी मोटिव फुलफिल हो गया। इसका मोटिव फुलफिल क्या हो गया सर, कि इसको पैसे की जरूरत थी, पैसे भी हो गए और घर भी इसी के पास रहा। नाउ दिक्कत क्या आता है, दिक्कत ये आता है यहां पे लोग बाग क्या करते हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए दिमाग लगाते हैं। अब देखो इसके ऊपर देखा जाए, अगर बात करें रेंट, एक तरीके से ये रेंट पेड कर रहे हैं, तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेगा। उसके बाद इस एसेट्स को अगर ये फाइनेंस लीज के तरीके से ले रहा है तो उसका डेप्रीशिएशन भी डेबिट में डालेगा। इसको दो बेनिफिट मिल गए। क्या क्या लिखेगा, एक तो ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रेंट भी लिखेगा और डेप्रीशिएशन भी लिखेगा। दूसरा, ये क्या करेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख देगा क्या, रेंटल अमाउंट, ठीक है। अगर इन केस ये ऑपरेटिंग लीज वाला कॉन्सेप्ट हुआ तो ये डेप्रीशिएशन क्लेम कर लेगा। समझ रहे हो बात को। अब यहां पे हो सकता है कि ये 50 लाख रुपए का सामान 60 लाख रुपए का बेच दे, यानी इस एसेट्स का जो फेयर वैल्यू था ना, वो फेयर वैल्यू, इस एसेट्स की मैं फेयर वैल्यू की बात करूं तो दैट इज सर फेयर वैल्यू 45 लाख था। तो 45 लाख वाला सामान इसने कितने का बेचा, तो भैया इसको फायदा भी हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया इस केस के अंदर, सर इसको प्रॉफिट हो गया कितने का, 5 लाख। तो 5 लाख इकट्ठा नहीं दिखाएगा ये, इसको प्रपोर्शनेटली लीज रेंट के रेशियो में दिखाएगा। हर साल का रेशियो क्या है, 10 सालों तक जाएगा, 10 साल का रेंट है, तो 10 सालों तक दिखाएगा 1:1:1:1:1:1:1 के रेशियो में। अगर प्रॉफिट होता है तो उस केस के अंदर, समझ रहे हो यहां तक बात, अगर प्रॉफिट होता है तो उस केस के अंदर यहां तक दिखाएगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि इसका फेयर वैल्यू जो है वो होता, मान लेते हैं कि 55 लाख, है ना, फेयर वैल्यू कितना हो गया, 55 लाख, तो इसका नुकसान भी हो गया। तो उस नुकसान को वो एक बार में नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा डेप्रीशिएशन के रेशियो में दिखा दो आप,
या फिर एक साथ दिखा दो, ये इसके ऊपर मर्जी होता है। अगर जेन्युइनली इसका इस तरीके से नुकसान हुआ है तो आप एक साथ दिखा सकते हो, लेकिन अगर इसने जानबूझ के कुछ ऐसा करा है तो उसे रेशियो में दिखाने के लिए गवर्नमेंट बोलेगा। वो अकाउंट जब ऑडिट होता है तब डिसाइड होता है हमारा जनरली, ठीक है ना, तब डिसाइड होता है जनरली। यहां तक देखिए, पहले सबसे पहले इस वाले पॉइंट्स में हमने ज्यादा कुछ नहीं समझा, ओनली समझा हमने लीज बैक क्या होता है। यानी हम अपने एसेट्स को ही बेच देंगे और उसी को लीज पर वापस ले लेंगे। तो हेयर यहां पे ये कौन है, लेसर है, और ये कौन है, लेसी। ये कौन है सर, हमारा लेसर है। और ये कौन है सर। तो इसके ना कुछ केसेस हैं, 9 केसेस हैं टोटल, 8-9 केसेस हैं, जिसके बाद आपको सिर्फ ये बताना होता है इसमें कि कौन प्रॉफिट कितना बुक करेगा, बस इतना बताना है। 7-8 केस आ जाएगा और किसका क्या प्रॉफिट बुक्ड होना चाहिए, जस्ट इतनी सी जानकारी देनी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। लेकिन इसके अंदर हमें कुछ एक वर्ड देखने हैं। पहले एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं, लीज बैक का होता क्या है, अगर आ जाता है एग्जाम में तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपका कहाँ मिलेगा लीज बैक, लीज बैक अकाउंटिंग फाइनेंस लीज बुक्स ऑफ लेसर, ये सब हम कर चुके हैं पहली क्लास में। ऑपरेटिंग लीज, बुक्स ऑफ लेसर, जर्नल एंट्री, ये मैंने 5 इलिस्ट्रेशन दिया है क्या, नहीं दिया ना, आज दे देंगे चलो। जो डेप्रिसिएशन के रेशियो में बांटा जाता है वो बता देंगे, आज ही आ जाते हैं आगे। डिफरेंस ये तो नहीं है, ये है शायद ना। हाँ ये तो क्वेश्चन है उसका, पीछे रह गया ना थ्योरी। लीज बैक, नहीं लीज बैक होना चाहिए। चलो अभी इसमें दिख तो नहीं रहा, हम क्वेश्चन तो है, लीज बैक के मैंने क्वेश्चन देखे तो मैंने सोचा बता देते हैं। लीज बैक के क्वेश्चंस देखे थे मैंने अभी, ये है लीज बैक का क्वेश्चन, ठीक है। P1 ये प्रैक्टिकल है, हाँ देखना ये P1 प्रैक्टिकल ही होगा आई गेस। एप्लीकेशन बेस्ड, चलो वो कुछ भी कह लो, ये सारा कर लेंगे हम, अभी कर लेते हैं। अनसॉल्व ये भी आ गया, चलिए असाइनमेंट, चलिए कुछ केसेस कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लीज बैक का कॉन्सेप्ट पता चला, मैं थ्योरी वैसे बता दिया जो मैंने, आप एक बार रीडिंग मार लोगे आपको समझ में आ जाना है। नॉन, एक बार दिखाओ, ऑपरेटिंग है ना, ऑपरेटिंग और नॉन पे आउट लीज दोनों, ऑपरेटिंग लीज ही है। हाँ इस पे नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने तो कर लेते हैं, क्वेश्चन तो दे रखे हैं। हम्म, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल। बीच में क्वेश्चंस करा हुआ भी, चलो कोई नहीं। यहाँ पे कुछ एक वर्ड है, ध्यान रखना। एक होता है फेयर वैल्यू, दैट इज फेयर वैल्यू का होता है मार्केट प्राइस। एक होता है कैरिंग वैल्यू,
इसको हम बोलते हैं दैट इज बुक वैल्यू, यानी जितने में हमने एसेट्स को रिकॉर्ड किया है, एसेट्स को जिस वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड किया है, इसको हम WDV वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, तीसरा होगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जितने का बेचा है। अब मार्केट प्राइस भी तो वही हो गया सर, सेलिंग प्राइस नहीं। हमारा एसेट्स मार्केट में 10,000 का है और हमने बेचा उसको 8,000 में, तो 8,000 सेलिंग प्राइस है और फेयर वैल्यू कितना है 10,000। इन दोनों में फर्क है। और कैरिंग अमाउंट आपने जितने रुपए में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। तीनों वर्ड समझ में है। इसमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं तो आपको आंसर मिलेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 दैट इज, सर क्या स्टेप है यहाँ पे? स्टेप नंबर 1 में आपको कंपेयर करना है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा FV, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं आपका CV। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा SV। करेक्ट। तो कंपेयर करना है विद किसमें, FV एंड, सॉरी, FV एंड CV में। ठीक है ना, कंपेयर करना है FV एंड CV में, दोनों में कंपेयर करना है। तो जो हमें यहां से रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एक वैल्यू जिसको नाम दे देंगे रिवाइज कैरिंग वैल्यू दे देते हैं। रिवाइज मतलब दोनों में से जो भी मिला एक वैल्यू मिलेगा, उसको रिवाइज कैरिंग वैल्यू का नाम दे देंगे। ठीक है, फिर स्टेप 2 फॉलो करना है हमें। सर स्टेप 2 में क्या करोगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसमें सर, हम करेंगे रिवाइज कैरिंग वैल्यू एंड SP मतलब सेलिंग प्राइस। अभी क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, 8-9 एग्जांपल में सब चीज हो जाएगा, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है। करेक्ट, यहां तक समझ में आया? मेनली इस क्वेश्चन में बताना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट को कैरी करेंगे, या फिर कितना लॉस को बुक करेगा, कौन क्या क्या करने वाला है, कैसे करेंगे, ये बस बताना होता है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं। केस नंबर 1, कुछ केस करते जाते हैं। केस नंबर 1, ठीक है सर, देखिए, मान लो फेयर वैल्यू 100 रुपए है, सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए है, और कैरिंग वैल्यू भी 100 रुपए है। पहला केस, तीनों अमाउंट 100-100 रुपए है। अब हमें क्या आंसर देना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, बस यही बताना है। तो सबसे पहले अब हम देखें तो लीज बैक का पॉइंट आ जाता है कि हमने बेचा और वापस हमने ले लिया। तो हम सबसे पहले कंपैरिजन किस में करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे सर फेयर वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू। सर फेयर वैल्यू कितने का है, 100 का। हमने बुक्स में भी कितने का रिकॉर्ड किया, तो हमें बुक्स में रिकॉर्ड किया तो कोई फायदा नुकसान तो हुआ नहीं। तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस में 0 जाएगा। अब सर बुक्स में कौन रिकॉर्ड कर रहा है, और फेयर वैल्यू तो मार्केट वैल्यू है जब हमने उसको बेचा है, यहां बेचने की बात चल रही है। अब वापस से सेलिंग प्राइस आ जाइए, जब बेचा है। इसके बाद कंपैरिजन करेंगे हम किसमें सर, कंपैरिजन करेंगे हम इसको, यहां पे रिवाइज कैरिंग वैल्यू क्या आएगा, कोई बताएगा? यहां रिवाइज कैरिंग वैल्यू क्या होगा, रिवाइज कैरिंग वैल्यू बताओ। रिवाइज कैरिंग वैल्यू 100 ही आएगा। ठीक है, हमेशा रिवाइज कैरिंग वैल्यू क्या आएगा हमारा, नॉर्मली केस में, अभी 2-3 एग्जांपल लेने दो फिर समझ में आएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगेन हम कंपेयर करेंगे रिवाइज कैरिंग वैल्यू दैट इज 100, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। तो अब अगेन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमाउंट जाने वाला है, 0 जाने वाला है। पहले ये देखिए, अभी मैं जब तक 5-6 एग्जांपल नहीं लूंगा तो बस ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है। जब मैं 5-6 एग्जांपल ले लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। केस नंबर 2 देखें, केस नंबर 2, अब थोड़ा समझ में आएगा आपको। सपोज करो
फेयर वैल्यू 50, कैरिंग वैल्यू 50 एंड सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 55। मान लिया हमने 55, ठीक है। कैरिंग कितना मान लिया हमने 55। यहां पे क्या था, तीनों 100 रखा तो पी एंड एल में 0 0 0 चला गया। अब हमने कैरिंग वैल्यू कितना मान लिया है, यहाँ पे 55 मान लिया है मैंने कैरिंग वैल्यू को, ठीक है। सॉरी, सेलिंग प्राइस को हमने क्या मान लिया है, 55। सेलिंग प्राइस 55, कैरिंग वैल्यू, एक काम करते हैं इसमें पहले इसको 55 कर देते हैं और इसको 50 ही रहने देते हैं। सारे वैल्यू चेंज करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सर कंपैरिजन किस में होगा, कैरिंग वैल्यू 50, सॉरी कैरिंग वैल्यू 55 और फेयर वैल्यू 50। मतलब हमारा 50 रुपए का होना चाहिए, लेकिन हमने बुक्स में फेयर वैल्यू कितना है 50, बुक्स में कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है हमने 55 रुपए का, यानी यहाँ 5 रुपए एक्स्ट्रा करा हुआ है। तो यहाँ आपका फायदा हो गया कितना, 5 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाएगा। पहले मैं रिवाइज निकाल दूं यहाँ पे, तो रिवाइज वैल्यू जो होगा, रिवाइज कैरिंग वैल्यू, तो यहां पे देखा जाए आपने रिकॉर्ड कितने का करा हुआ है, कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या बताया था, बुक वैल्यू, यानी आपने रिकॉर्ड 55 में किया हुआ है, जबकि मार्केट में क्या फेयर चल रहा है 50। तो आपको तो दोनों को कंपेयर करके रखना है, तो आपको कितने पे अपने बैलेंस शीट में रखना चाहिए। अगर आप 55 रुपए में दिखा रहे हो तो आपके बैलेंस शीट में गलत है, एक तरीके से आपको कितने में दिखाना चाहिए 50। तो रिवाइज कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 50। ऐसे करने से जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स की वैल्यू डाउन करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, लॉस हो गया कितने का, 5 रुपए। अब हम कंपैरिजन करेंगे रिवाइज कैरिंग वैल्यू और क्या कंपैरिजन करेंगे हम, सेलिंग प्राइस। रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितना है 50, सेलिंग प्राइस कितना है 50। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, 0 जाएगा। हाँ, सेलिंग प्राइस नहीं, इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसको 50 मान रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, 50 मान रहे हैं, अगले में 55 लेंगे। हमें कंपेयर करना है कि हमने बुक्स वैल्यू में कितना रिकॉर्ड किया। अब ये जो होगा ना रिवाइज का मतलब इतना लिखो, अब रिवाइज का मतलब क्या होगा, इतना लिखो आप, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, अभी 4-5 एग्जांपल में आपको खुद क्लियर हो जाएगा, फिर बुक के भी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और मुझे लगता है इस बार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। थर्ड केस लेते हैं 50 सेलिंग प्राइस ले लेते हैं हम 50, फेयर वैल्यू भी ले लेते हैं 50 और कैरिंग वैल्यू ले लेते हैं हम 45। अब कम कर रहे हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप में किस में कंपैरिजन चलेगा बताओ, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सर फेयर वैल्यू क्या है 50, कैरिंग वैल्यू कितना है 45। तो अब हमें बैलेंस शीट में तो जो फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए जितने का होना चाहिए। तो हमारा रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हम पहले कितने का रिकॉर्ड करके चल रहे थे 45 का, कितने का रिकॉर्ड करके चल रहे थे क्योंकि कैरिंग वैल्यू पहले। अब कितने का रिकॉर्ड करेंगे, यानी 5 रुपए का फायदा हो गया। तो यहां पे फायदा कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट। इस 5 रुपए को रिकॉर्ड नहीं करना, इसको डेफर कर देना है। डेफर का मतलब अभी तो बस हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रॉफिट हो जाएगा ऐसा करने से, हर जगह पे एक अनुमान लगा रहे हैं, तो ये डेफर कर देंगे। किस किस में, या कई बार क्या करते हैं डेप्रीशिएशन रेशो में कर देते हैं, कई बार लीज रेंट के रेशो में कर देते हैं। यहाँ पे डेफर कर देते हैं, जब होगा तब होगा, ठीक है ना। इसको डेफर करोगे, यानी प्रॉफिट ऐसे केस में होगा उसको डेफर करोगे। अब आ जाओ, क्या किस में कंपैरिजन चलेगा अब, सर अब चलेगा हमारा रिवाइज कैरिंग वैल्यू दैट इज 50
और सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस भी 50, यानी अब प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 0। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 0। देखिए पहले ये, ठीक है। एक बार ये वाला अमाउंट नोट करो, क्योंकि मैं पीछे पेज पे जाऊंगा तो आपको रजिस्टर पे आंसर देना होगा। ये नोट करो एक बार, या मैं इसको ना एक बार और कराऊंगा, रुक जाओ। आप सिर्फ 2 पार्ट नोट करो। ये अपने पास इमेज ले लो, ये ले लो, पीछे फिर मैं अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा। इस वाले को दोबारा करेंगे दूसरे एग्जाम्पल से, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करके। इसको सिमेट्रिक, पहले सेलिंग प्राइस लेंगे, फिर फेयर वैल्यू लिखेंगे, फिर कैरिंग वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस 55 एंड 50 एंड 50। देखिए सेलिंग प्राइस 55, एक बार ना मैं सिमेट्रिक लूंगा, कहीं ये वाला केस हो तो नहीं है 55, किसी में सेलिंग प्राइस 55 नहीं, ठीक है। सेलिंग प्राइस 55, 50 और 50। सबसे पहले कंपैरिजन करो, किसमें? एफ बी सी बी, यानी 50 और 50, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 0। अब आप रिवाइज आएगा ना, रिवाइज कैरिंग वैल्यू 50 ही आ जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में 0। इसे बैलेंस शीट में लिखना है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एंट्री करना है। इसके बाद हम करेंगे आरसीवी, दैट इज कितना आ गया हमारा? आरसीवी आ गया 50, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 55। इसका मतलब आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है 50 का, और आप इसे 55 रुपए का बेचना चाहो तो अभी बिक जाएगा, यही मतलब हुआ। तो ये प्रॉफिट जो है हमारा, ये डेफर्ड हो जाएगा। प्रॉफिट जो हुआ यहाँ पे हमारा कितने का सर? 5 का, ये डेफर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डेफर्ड। जब बेचेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। प्रूडेंस अप्रोच यही कहता है कि जब प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे, और लॉस को अभी रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। केस नंबर इसको 3 दे देते हैं। केस नंबर 4। केस नंबर 4, मैं सोच रहा हूं एक पेज पे सारा दिख जाए आपको तो बढ़िया है ना। 1 2 3 4 5 6, एक पेज पे ही सारा दिख जाए तो बढ़िया है। उसको भी यहीं ले आते हैं, उस केस को भी, ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ ना। ये केस तो देखो चल ही रहा है हमारा। केस नंबर 4, ठीक है। ये पुराने वाला है, यहीं पे 9 के 9 केस मैं कर दूंगा, कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। केस नंबर 4, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 55, और फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमने 55 मान लिया, फेयर वैल्यू हमारा कितना है? 50 मान लिया, और हमने कैरिंग वैल्यू भी 55 मान लिया। सपोज करते हैं 50 55 55, ठीक है। अब कंपेयर करें। सबसे पहले हम एफ वी एंड सी वी। अब फेयर वैल्यू कितना है? 50 है,
और जो केयर वैल्यू कितनी है हमारी, केयरिंग मतलब कि जितना बुक्स में लिख रखा है ये, तो एक्चुअल हमें मार्केट प्राइस को लेके चलना चाहिए, एक्चुअल। तो हमारा रिवाइज कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऐसा करने से हमारा नुकसान हो जाता है, ऐसा करने से लॉस हो गया कितने का, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में कर देंगे। ऐसा करने से हमारा लॉस हो गया, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, कितने का, 5 का। अब आगे कंपैरिजन होगा आरसीवी, आरसीवी में कितना है, 50, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 55। तो नाउ इसके अंदर फिर 5 रुपए का क्या हो गया, हमें फायदा होगा। 50 हमने लिख रखा है, बिकेगा कितने का, तो फायदा होगा। तो जो फायदा है बेचने पे होगा ना, तो 5 रुपए को हम क्या कर देंगे सर, प्रॉफिट होगा यहाँ 5 रुपए का, और उस 5 रुपए को हम डेफर्ड कर देंगे एज पर प्रूडेंस अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, केस नंबर 4 के बाद केस नंबर 5। चलिए केस नंबर 5 मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 55 और फेयर वैल्यू 50 और कैरिंग वैल्यू इसको 45 मान लेते हैं, एक पल को, कैरिंग वैल्यू 45। ठीक है, सबसे पहले हमें कंपेयर करना है सर फेयर वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू। फेयर वैल्यू कितना है सर, 50, कैरिंग वैल्यू कितना है सर, 45। तो रिवाइज कैरिंग वैल्यू क्या आएगा, हमारा मार्केट में 50 है, जो होना चाहिए फेयरली कितना होना चाहिए हमारा, 50 होना चाहिए, लेकिन हमें बुक्स में कितना रिकॉर्ड कर रखा है हमने, 45। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है आपके साथ, हमें कई बार ना यहाँ पे रिवाइज जो आएगा ना वो हमें लिखना होगा 45, रिवाइज कितना लिखना होगा, क्योंकि हम फेयर वैल्यू 50 है, लेकिन सर यहां पे भी तो फेयर वैल्यू 50 था, कैरिंग वैल्यू 55 था, तो आपने रिवाइज को 50 क्यों लिया। यानी अगर आपका फेयर वैल्यू कम होगा, इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका फेयर वैल्यू रिकॉर्ड वैल्यू से कम है, एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होता है उसे लिखते हैं हम, स्टॉक के केस में सेम। अब इस वाले केस में फेयर वैल्यू 50 है, कैरिंग वैल्यू 45 है, तो आपने कम लिख लो तो इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितना लिखोगे, 45। तो ऐसा जब करोगे तो 5 रुपए का आपका नुकसान हो गया। ठीक है, ऐसा करने से आपका क्या हो गया, लॉस हो गया 5 रुपए। जब हमारा कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगा तो हम उसे कम कर देंगे, यानी फेयर वैल्यू के बराबर लेके आना है। लेकिन अगर कैरिंग वैल्यू हमारा कम है, यानी बुक्स के अंदर जो हमने कम लिखा हुआ है, तो हमें उसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कम वाले को चलने देना है। ठीक है, अब दूसरा हमारा कंपैरिजन होगा रिवाइज कैरिंग वैल्यू, दैट इज आ गया 45, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया यहाँ पे, 55 आ गया। सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 55। दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, फायदा हो गया। अब इस फायदे में दो पंगा है, एक तो पीछे वाला देखा जाए फायदा कितना हो गया सर, 10 का। अब 10 में फायदा देखा जाए तो एक तो 5 रुपए तो ऊपर जो हमने रिकॉर्ड ही कम कर रखा है उस लॉस की वजह से फायदा हो गया हमारा, और दूसरा 5 रुपए एक है जो कि हमारा जेन्युइन फायदा हुआ है। तो ये वाला जो 5 रुपए का प्रॉफिट है और ये वाला 5 रुपए का जो है, जो कि हम कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू 50-55 के हिसाब से, ये 5 रुपए तो डेफर्ड हो जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। फायदा है ना क्रेडिट में। ठीक है, एक तो डेफर्ड हो गया, कौन से वाला डेफर्ड हो गया, जब कंपेयर करो 50 से 55 का बिक रहा है, फ्यूचर में ज्यादा महंगा बिकेगा, लेकिन 5 रुपए इसमें चला जाए। ठीक है, चलो यहीं पे केस और बढ़ाते हैं। केस नंबर 6, बस 2-3 केस है, फिर आपको बुक के क्वेश्चन इसी केस के अकॉर्डिंग करोगे, आराम से हो जाएगा। केस नंबर 6, चलो एक और बताना, सेलिंग प्राइस, फेयर वैल्यू, कैरिंग वैल्यू। सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं जो 50-50-45, 50-50-45 मान लिया। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, कंपेयर करें फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू 50 और 45, बताओ क्या लेंगे रिवाइज, रिवाइज
रिवाइज कैरिंग वैल्यू दैट इज 45। अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है अगेन, तो लॉस हो गया हमारा कितने का, 5 का, जिसे रिकॉर्ड करेंगे P&L के डेबिट में। अब कंपैरिजन करो रिवाइज कैरिंग वैल्यू और सेलिंग प्राइस, कितने का है ये, 45, और कितने का बिक जाएगा, 50 का। तो यहां पे क्या होगा, फायदा, तो ये प्रॉफिट चला जाएगा P&L के क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि ये रिवाइज कैरिंग वैल्यू हमने कम बुक कर रखा था, इसलिए डेफर्ड नहीं किया। यहां वाले में क्या डेफर्ड क्यों किया, क्योंकि हमने इसको फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया है और उससे भी कहीं ज्यादा बिक रहा है। यानी फेयर वैल्यू क्या है, इतने का होना चाहिए, अगर उससे भी आप ज्यादा में बिक जाए आपका, तो जब बिकेगा तब बुक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस 45 50। यहां पे एक ये भी पॉइंट होगा, ये 5 रुपए का जो लॉस है प्रॉफिट है हमारा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड 45 का कर रखा है और फेयर वैल्यू कितने का है, मैंने क्वेश्चन 6 50 50 45 ही लिया ना, 50 50 45 45 और 50, रिवाइज आ गया 45, तो प्रॉफिट आना चाहिए यहाँ, क्योंकि 50 और 45, 50 का तो आपका फायदा ही होगा, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो लेंगे 0 एज पर प्रूडेंस, यानी जब होगा तब, डेफर्ड मान लो एक तरीके से। 6 3, एक बार कंपेयर करो किस में क्या लग रहा है, 5 में, 55 50, यहाँ पे हमने दिखाया लॉस। यहाँ पे हमारा 45 लॉस ही आना चाहिए, लॉस ही आएगा, लॉस ही आएगा, ये लॉस ही होगा, प्रूडेंस पे नहीं जाएगा, ये गलत लिखा हुआ था, लॉस ही आएगा। ठीक है, लॉस ही रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, बस 2 केस और है। सर केस नंबर 7, केस नंबर 7, 45 सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू और एक और क्या है हमारा, कैरिंग वैल्यू। हम ले लेते हैं 45 50 45 45 50 45। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू, और ये फेयर वैल्यू कितना है 50, कैरिंग वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ पे हमारा लॉस आ गया, रिवाइज करते हैं ना पहले, तो रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितना आ गया 45, तो यहाँ पे लॉस आ गया कितने का, 5 का। अब कंपेयर होगा रिवाइज कैरिंग वैल्यू दैट इज 45 और सेलिंग प्राइस दैट इज 45, तो क्या आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा 0। ठीक है, एक और केस आ जाए, लास्ट सेकंड लास्ट केस है ये वैसे, केस नंबर 8, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू, 3 के है ना 9 मल्टीपल बन जाएंगे, वही चीज है, कोई मिस ना हो जाए। 8 सेलिंग 50 45 50 45 50 50, ये वाला केस आया कि कहीं,
सेलिंग प्राइस कम आया है कि कहीं नहीं आया? ठीक है, चलो अब ये आ जाते हैं, हम कंपेयर करते हैं। सर कंपेयर किस में करोगे? सेलिंग प्राइस, सॉरी, सीवी और एफवी। सीवी कितने हैं? 50। एफवी कितना है? 50। तो रिवाइज क्या होगा? 50। प्रॉफिट एंड लॉस में 0। अब आगे आ जाते हैं। रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितने हैं? 50। और सेलिंग प्राइस कितने हैं? 45। अब डिफरेंस कितने का हुआ? लॉस 5 का होगा। जब ऐसा केस आ जाए तो इस लॉस को हमें एमोटाइज करना होता है डेप्रीशिएशन के रेशो में, ठीक है ना? इस या फिर यहां पे दो केसेस हो सकता है। एक तो चलो मैं पहले ये लॉस, पहले यहां तक देखो, लॉस समझ में आ गया? ये लॉस, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीजें है, रेंट है और डेप्रीशिएशन। दोनों लगभग लगभग सेम ही रहेगा अगर एसएलएम वाला केस है तो। इसको कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा रेंट लीज रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, ठीक है। एक केस इधर लास्ट 9। अब क्या रह गया हमारा एक और? सेलिंग प्राइस 45, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू ले रहे हैं ना, फिर फेयर वैल्यू आप ना ऐसे ही नोट करना जैसे ये कर रहा ना, ताकि आपको कंपैरिजन इजी दिख जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया ना मैंने, तो ये 3 पॉइंट में दिक्कत हो गया, नहीं 2 पॉइंट्स में। इसको भी वैसे ही नोट कर लेना, ठीक है। फेयर वैल्यू ले लेते हैं हम 50 और कैरिंग वैल्यू ले लेते हैं हम, कितने लेने हैं? कैरिंग वैल्यू 55, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू, दैट इज आपका 50 और 55। तो यहां पे अब बताओ ये कौन से वाला केस लग रहा है? ऊपर हम कर चुके हैं ऐसा केस। क्या आना चाहिए यहां पे? रिजल्ट क्या आना चाहिए? 50 और 55, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पे आरसीबी, तो यहां पे क्या हो गया हमारा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। नहीं सेम थोड़ी है ये। फेयर वैल्यू 50, कैरिंग वैल्यू 55, आरसीबी वैल्यू, ठीक है। हाँ, आरसीबी वैल्यू क्या लेंगे हम? सर 50 ही लेंगे, यानी फेयर वैल्यू से ऊपर तो जाएंगे नहीं, हमने रिकॉर्ड तो 50 ही कर रखा है। तो यहाँ पे लॉस हो गया कितने का? 5 का। अब कंपेयर करेंगे आरसीबी जो कि कितना आ गया? 50। और फिर कंपेयर करेंगे एसपी जो कि कितना है? 55। बेचा तो है नहीं, तो इसमें जो 5 रुपए होगा एसपी, अच्छा एसपी 45। अब कितने का लॉस हो गया? लॉस 5 का हो गया। ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब एक बार ये वाला केस देखो, यहां पे जो आरसीवी आया है ना, वो इसमें से कुछ भी नहीं था। यहां पे आरसीवी जो देख रहे हो 5 रुपए का, क्या है हमारा? लॉस है। और यहां पे हमारा 5 रुपए का यहां भी क्या था? ऊपर भी लॉस था, उसकी वजह से हुआ हमारा ये। इसके ऊपर दो है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओ या प्रॉफिट एंड लॉस लिखो। अब सामने है आपके, आपके बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर, जो केस स्टडी दे रखा है उस केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन में जाइए। वहां पे ऐसे ही आपको 3-4 प्राइज मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट केस दे रखा होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं आपको ये लेके चलता हूं, ये रहा। अनसॉल्व ही मान लेते हैं 1। आपको 3 चीजें मिलनी चाहिए, 3 चीजें देंगे ये। अब जैसे ए बी सी डी एफ दे दिया, 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे दिया, 10 नंबर का आ जाएगा। अगर सारा केस याद होगा तो डब्ल्यू मतलब जितने का रिकॉर्ड किया है, डब्ल्यू का मतलब जितने का रिकॉर्ड किया, यानी आपका कैरिंग वैल्यू है। और एक तो है हमारा ए लिमिटेड की बात कर रहा है, और एक बोल रहा है कि आस्क टू बी लिमिटेड 45 द सेम प्लांट। कहता है ए ने सोल्ड किया प्लांट
30 लाख बुक वैल्यू टू बी, ठीक है, टू बी लिमिटेड फॉर 45 लाख, और इसको कितने का बेच दिया इसने? 45। अब देखो यहां क्या देता है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 45 हो और इक्वल फेयर वैल्यू हो तो क्या होगा? जब मैं एक बार इलिस्ट्रेशन देख लेता हूँ, यहाँ लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं इलिस्ट्रेशन ही देख लेता हूँ। पीछे था ना इलिस्ट्रेशन है, ये रहा। इसके आंसर दे रखे हैं, दे रखे हैं, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, आपने पीछे वाला इमेज लिया, मैं कंपेयर करा दूंगा। सेलिंग प्राइस क्या है? 50। फेयर वैल्यू भी क्या है? 50 है, ठीक है। और यहाँ पे कैरिंग वैल्यू कितना है हमारा? 40 है। कैरिंग वैल्यू क्या है हमारा? 40 है। और 50 रुपए वही बोल रखा है कि हम उसे बेचेंगे सेम, जो कि सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस ही है, एसपी है, ठीक है। आंसर में क्या कहता है? व्हेन सेल्स प्राइस 50 इक्वल फेयर वैल्यू, ए शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज प्रॉफिट 10 लाख रुपए, 50 माइनस 10 इंटू बुक्स। अब इसका कौन सा केस बन रहा है वो देखना। फेयर वैल्यू 50-50 और सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू सेम है, और कैरिंग वैल्यू कितना हो गया हमारा? कम हो गया, 40। चलिए देखिए, अब यहाँ मैं कंपेयर भी करा दूंगा। फेयर वैल्यू और वो दोनों क्या था? दोनों सेम सेम थे, 50-50। तो देखते हैं कौन से वाला केस लग रहा है। सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू सेम, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू सेम, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू सेम, कहां लिखा था हमने? केस नंबर 6, हाँ। और कैरिंग वैल्यू कितने हो गए? ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में 5 का रिवाइज कैरिंग वैल्यू 45 आ गया था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे क्या आ गया था हमारा? 5 आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और 5 वहां चला जाएगा। यहाँ पे देखते हैं। फेयर वैल्यू, इट शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट 10 लाख रुपीज, 50 माइनस में 40 फेयर वैल्यू 50। बस यही लिखना है इसमें, प्रॉफिट कितना जाएगा और वो कितना जाएगा। तो यहाँ पे जो था फर्क ये था कि मेरे वाले में 45 लिया हुआ था, यहाँ वाले में 40 है। तो 40 जब माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितने का हो गया? तो 10 लाख रुपए इसने दिखा दिया। समझ में आया? केस नंबर बी का आंसर, अब मैं इस आंसर को हटा देते हैं एक बार को। चलो, डी नहीं दिख रहा आपको? एक बार आप डी का सोचो। डी आपके सामने आंसर मैं दिखाऊंगा पीछे, पहले यही कंपेयर कर लेते हैं। नहीं तो फेयर वैल्यू कितना है? 40, और सेलिंग प्राइस, कैरिंग वैल्यू 40। पहले इन दोनों में कंपैरिजन होगा, तो रिवाइज कैरिंग वैल्यू 40, सेलिंग प्राइस 50। तो 50 बिकेगा तो 5 रुपए फ्यूचर में मिलेगा ना, तो 5 रुपए क्या चला जाएगा हमारा? डेफर्ड हो जाएगा प्रॉफिट में, क्योंकि अभी बेच तो नहीं रहे, तो डेफर्ड हो जाएगा। ये देखिए, 5 रुपए डेफर्ड, डी का पार्ट। फेयर वैल्यू 40, 50, डी कौन सा करा था हमने? 40, 50, 5 कैसे लिख लिया फिर हमने? अरे 10 है, हाँ डी बोला था मैंने, 45 ले लिया था ना वहां पे। तो ये कह रहा है कि 10 लाख रुपए डेफर्ड एमोटाइज लीज पीरियड, ठीक है। चलो ई, मैंने 45 जो पीछे एग्जांपल लिया ना वही दिमाग में चल रहा है। ई पार्ट करें। ई पार्ट में क्या है? फेयर वैल्यू 46, सेल प्राइस 50, और कैरिंग वैल्यू 40, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? क्योंकि कम ही लेते हैं हम, 40। यहां पे लॉस हो गया, हाँ, आरसीवी कितना आ गया हमारा? 40। यहां पे लॉस हो जाएगा कितने का? 6 रुपए का, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर। आरसीवी कितने हो गए? 40, और सेलिंग प्राइस 50। तो अब कितने का फायदा हुआ? 10। 10 में लेकिन 6 तो वो वाला है, ठीक है।
कौन सा था हमारा? तो 46, 8, 50, 40, 46, तो कह रहा है ये 46 टू बी बैलेंस प्रॉफिट 4 लाख जो बच गया इज टू बी डेफर्ड हो जाए। ठीक है, तो ये आप एक दो बार पढ़ लोगे ना, और मान के चलो ये वाले आपके 9 के 9 केसेस जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो मान के चलो 12-15 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा, एफ देखो चलो, एफ। एफ में क्या कह रहा है? फेयर वैल्यू 35, अब कैरिंग वैल्यू इसी के साथ लिख लेते हैं। कैरिंग वैल्यू क्या है? 40 है, और सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है? 39। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। कितना आएगा? आरसीवी 35 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू पे लेके चलना चाहिए, कम वैल्यू है ये। अब इसको कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमारे क्या हो गया यहाँ पे? लॉस 5 रुपए का, अब आरसीवी 35 और सेलिंग प्राइस 39, यानी 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो 4 रुपए का प्रॉफिट अगर बुक वैल्यू से चेक करें तो नहीं हो रहा हमें। तो जो ये 4 रुपए का हमें यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, प्रॉफिट है ना, ये वाला, ये डेफर्ड नहीं करना आपको। डेफर्ड तब होता जब पीछे से आ जाता। तो आप चेक करिए कौन सा था करा था हमने, एफ करा था, ये करा था एफ। व्हेन द फेयर वैल्यू दिस और आपका 5 लाख रुपए लॉस हो जाएगा और 4 लाख रुपए बुक एज अ प्रॉफिट शुड बी एमोटाइज डेफर्ड, ये भी एमोटाइज कर रहा है। इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट 4 लाख रुपीज 35 शुड बी एमोटाइज डेफर्ड लीज पीरियड। पहले तो हमने 5 लाख रुपए लॉस बुक कर लिया, फेयर वैल्यू द प्राइस दिस। ठीक है, डिवाइस वैल्यू क्या आया था हमारा? चलो कोई नहीं, एक बार P2, क्योंकि इसके लिए ना सारे केस आपके सामने होने जरूरी है, तभी कर पाओगे आप। इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 है। ठीक है, इसमें आंसर दे रखा है, कुछ तो नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हाँ, तो अनसॉल्व में आंसर वो हिंट तो देते हैं ना। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कुछ इस टाइप का है, नहीं है। चलो फिर ये वाला ये भी कर लेना आप, फिर ये पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, लीज वाला 9 के 9 केसेस।